हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब मुझे ये बताओ, एनसीईआरटी के पेजेस तो पलट के देखे होंगे, देखे है कि नहीं? हाँ मैम, चैप्टर इतना बड़ा नहीं है बट ना एक चीज देख के बड़ा डर लग रहा है हमें, वो है रिएक्शंस। इतने सारे रिएक्शंस है ना सिर्फ इस चैप्टर में बट केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शंस है, तो हम लर्न कैसे करें? हम तो भूल जाते हैं बार बार। बस उसी के लिए एक चीज बता रही हूँ, बुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जहां जहां बोल रही हूँ कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है वहां वहां नोट डाउन करते जाओ, और रिएक्शंस सारे एक पेज पे नोट डाउन करते जाओ, है ना। रिएक्शंस को क्या करना है, सारे रिएक्शंस को एक पेज पे नोट डाउन करते जाना है जैसे जैसे आप समझते जा रहे हो, ठीक है। एक सही तरीका है बेटा पढ़ने का, प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, भूलोगे नहीं, ट्रस्ट मी। चलो भाई, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस सॉल्ट। हमें पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेस जिनको अगर हम पानी में डालें, कुछ सब्सटेंसेस जिनको अगर हमने पानी में डाला तो वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। कब? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्या प्रोड्यूस करेंगे? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेंगे, या फिर बोल सकते हो कि हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को प्यार से हम बोलते हैं क्या? एसिड्स। क्या बोला जाता है भाई? एसिड्स बोला जाता है। बचपन से एग्जांपल्स पढ़ते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है? दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। बहुत है यहाँ पे इतनी, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट ना मैम सार होता है, मतलब खट्टा होता है ना। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, और ये ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? जो ब्लू लिटमस होता है दैट टर्न्स रेड। एसिड्स क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। देखो, एसिड्स आर सार एंड एंग्री। एंग्री हमें पता है ना, एंग्री का कलर ऑलवेज रेड रेड, तो इसीलिए एसिड्स कैसे? सार एंड एंग्री। तो याद रखना है, एंग्री मतलब क्या? रेड। तो कौन सा कलर चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। कौन? लिटमस पेपर। कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर। क्या याद रखना है कि ये जो है एसिड जो है वो कैसे होते हैं? एसिड से ए से एंग्री, एंग्री मतलब रेड, तो कौन सा कलर चेंज हो जाएगा? लिटमस का रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लिटमस क्या होता है मैम? हमें नहीं पता तो बता दूंगी, सब्र करो, इंडिकेटर्स में हम पढ़ेंगे कि लिटमस क्या है। दूसरी बात आती है बेसिस की। बेसिस क्या है? जो प्रोड्यूस करेंगे OH माइनस आयंस, मतलब हम इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयंस। कैसे आयंस होते हैं ये? हाइड्रोक्साइड आयंस जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? बेसिस। इसके पीछे सब देखो, OH लग रहा है, OH लग रहा है, ठीक है। ये क्या है? दीज आर दी बेसिस। अब इनका टेस्ट कैसा होगा? ये होंगे बिटर इन टेस्ट, कड़वे होंगे, बिल्कुल बिटर इन टेस्ट होंगे। और इनका जो टच है सोपी इन टच। कैसा होगा? जब इनको आप फील करते हो ना तो सोपी सोपी सी कंसिस्टेंसी फील होती है, टेस्ट होगा बिटर, सोपी इन टच होगा, और टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड कलर का जो लिटमस होता है वो ब्लू टर्न हो जाता है। तो बेस से बी, बेस से बिटर, बी से बी, बी से बिटर, बी से ब्लू, बी से बेस, बिटर, ब्लू, ऐसे याद रखना है। बेस इज बिटर एंड ब्लू। कैसे याद रखोगे? बेस इज बिटर एंड ब्लू, मतलब बेस से बी का बेस याद रख लिया, बी से बिटर याद रख लिया, बी से ब्लू याद रख लिया। एसिड्स का कैसे याद रखा था? एसिड्स कैसे होते हैं? ए से एसिड, एंग्री, और एंग्री मतलब रेड। क्लियर? ऐसे याद रखोगे चीजें, भूलोगे नहीं, लिखते जाओ, है ना। जब भी लिखते हो तभी हाई चांसेस होते हैं कि आप कॉन्सेंट्रेटेड रहो, है ना। आपका डिस्ट्रैक्शन अवॉइड हो जाता है जब आपके हाथ में पेन होती है और वो पेन चलती है और आप नोट डाउन करते हो चीजों को। अब पढ़ते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होता है? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो ये हमेशा प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट और वाटर। क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और इस रिएक्शन को
क्या बोलते हैं हम? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों ऐसा बोलते हैं उसका एक रीजन है, आगे पढ़ेंगे, बट याद रखना है इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट्स के एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटेशियम नाइट्रेट्स, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे क्या है? ये सारे अपने सॉल्ट्स। क्लियर? ये सारे क्या है? अपने सॉल्ट है। ये अपना सोडियम क्लोराइड जो अपना डेली नमक होता है ना, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स? तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस है, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमें बताते हैं कि ये एसिड है। अगर मानो कि हमें एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करना है तो कौन हेल्प करता है पता करने में कि अच्छा ये एसिड है? देख के तो पता नहीं चल जाएगा कि ये एसिड है बेस है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर्स बताएंगे। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस। बेटा ये जिधर जिधर डिब्बे होते जा रहे हैं उधर उधर नोट डाउन करनी, ये आपके डेफिनेशंस होते हैं, पता है ना? हाँ, हमेशा बोलते आती हूँ जिधर डिब्बे है वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करना है। Indicators are substances that indicate whether a solution is acidic or basis by changing color. इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, या सिंपली हम इसको इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। लिटमस क्या है? अभी लिटमस क्या है? इंपॉर्टेंट। लिटमस क्या है? इट इज अ पर्पल डाई। क्या है? इट इज अ पर्पल डाई। कहां से मिलता है हमें लिटमस? हमें मिलता है लाइकेन से। कहां से? लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन बिलोंग करता है थैलोफाइटा को, है ना? थैलोफाइटा एक प्लांट डिवीजन है, लाइकेन उधर से बिलोंग करता है। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि लाइकेन कहां से बिलोंग करता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्यूरियोसिटी होती है कि लाइकेन क्या है, ये प्लांट है कि ऐसा कोई सब्सटेंस है जो हमें ओशंस में मिलता है। तो मतलब बेसिकली बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया, बट बाकी ये चीज आपको नहीं पूछेंगे कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। इट वुड बी नेवर आस्क्ड। कॉमनली यूज करते हैं हम एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस क्या है? पर्पल डाई है। कहां से मिलती है? लाइकेन से मिलती है। अगर हमें चेक करना है कि कौन से टाइप ऑफ सोल्यूशन है और उसका लिटमस पे क्या इफेक्ट आएगा, लिटमस पेपर कलर चेंज करता है, तो जो एसिडिक होगा वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। बेसिक है तो ब्लू, और अगर न्यूट्रल है तो पर्पल। याद रखना है, एसिडिक होगा तो रेड, हमने ऑलरेडी लर्न ही हो गया होगा आपका, एसिडिक तो रेड, ब्लू तो बेसिक, पर्पल तो न्यूट्रल। ये चीजें याद रखनी है। दूसरे कुछ होते बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे रेड कैबेज जो होता है दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है ना, हल्दी, हाँ, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। इसमें मैंने एक शॉर्ट बनाया था, यू कैन विजिट, है ना, आप वो शॉर्ट देख सकते हो कि टर्मरिक कैसे कलर चेंज करता है। ठीक है, वो देख लेना। फ्लावर पेटल्स जो होते हैं जैसे कि हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, ये जो फ्लावर्स के पेटल्स है, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, जर्मेन, जेरेनियम, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है भाई? ये सारे आपके इंडिकेटर्स है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये जो है ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, जेरेनियम, रेड कैबेज, टर्मरिक, ये नेचुरली डिराइव्ड है, इनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? नेचुरल इंडिकेटर्स नाम दिया गया है। ठीक है, अभी हम एसिड बेस को टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट नहीं, टेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, टेस्ट नहीं करते, हम टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? लिटमस से।
या फिर मिथाइल से या फिर फेनोफ्थलीन से। ये बेसिक कॉमनली यूज चीजें बेटा, ये आपको लैब में दिख जाते हैं। ये बेसिक सी कॉमन चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो लिटमस क्या है, ये क्या करता है हमने देख लिया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड में, और बेस जो होता है बेस को हम अल्कली भी बोलते हैं। बेसिस बेटा जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होंगे उनको क्या नाम दिया गया, अल्कली। हमें पता है एसिड्स ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे, और जो बेसिस है जो रेड लिटमस होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। अभी इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है ये चीज हमने 4 से 5 बार रिपीट कर दी है, बिकॉज हाँ याद रखने वाली चीजें है भाई, बिकॉज याद रखने वाली चीजें है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है वो गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। एसिड होगा तो रेड, बेस होगा तो येलो, ठीक है। एसिड होगा तो रेड कलर दिखाएगा, बेस होगा तो येलो कलर दिखाएगा। फिनोफ्थलीन क्या करेगा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है इन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। एसिडिक सोल्यूशन होगा तो फिनोफ्थलीन का कलर नहीं होगा, इट विल बी कलरलेस। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स गिव पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। अगर पिंक कलर दिख रहा है फिनोफ्थलीन का तो द सोल्यूशन इज बेसिक, अगर फिनोफ्थलीन कलरलेस है तो सोल्यूशन इज एसिडिक। ये चीजें बेटा याद रखनी है, शॉर्ट में नोट डाउन करो। शॉर्ट में फिनोफ्थलीन रेड होगा, सॉरी पिंक होगा तो बेस, कलरलेस होगा तो एसिड, ऐसे शॉर्ट में नोट डाउन करते जाओ, इजी हो जाता है जब आप पढ़ते हो तभी। कुछ होते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या होता है मैम, ये क्या होते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब क्या सुना है कभी, स्मेल है ना, स्मेल आती है ना, स्मेल सबको स्मेल आती है कि नहीं, हाँ, तो दैट इज ओनली ऑल फैक्टरी। ऑल फैक्टरी का मतलब स्मेल से रिलेटेड। आप जब स्मेल करके बता दो कि ये एसिड है, बेस है ना, उनकी स्मेल रह जाती है, चली जाती है, इसके बेसिस पे इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये होते हैं सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। ये हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में कि कोई बेस है या कोई एसिड है। जैसे कि अनियन है ना, कांदा, अनियन, प्याज, ये जो है दैट इज, अगर एसिडिक सोल्यूशन हो तो उसकी स्मेल वैसे रह जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वही होती है। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो स्मेल उसकी डिसअपियर कर जाएगी इन केस ऑफ बेसिक सोल्यूशन। अगर वैनिला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो उसकी स्मेल प्रेजेंट होगी इन एसिडिक सोल्यूशन, और बेसिक में इसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है। दिस आर टू ऑफ दी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टरी मतलब किससे रिलेटेड याद रखना है भाई, स्मेल से रिलेटेड। ऑल फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, जो अभी हमें पढ़नी है, जो याद रखनी है, जहां पे दिक्कतें आती है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम किसके, एसिड्स के और बेसिस के। फर्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। एसिड्स जो होंगे वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, एसिड्स जो होंगे वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। देखो क्या क्या हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब में। क्या क्या हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें कुछ चीजें, कुछ ग्रैन्यूल्स डाले, किसके, जिंक के। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें थोड़ा सा क्या डाला, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। फिर जैसे हमने ये काम किया तो वो जो जिंक के ग्रैन्यूल्स है ना, उसके ऊपर बबल आने लग गए। क्या हो गया, बबल आने लग गए, वहां पे कुछ तो गैस रिलीज हो रहा था। जब भी ये गैस हमने यहां से पास करवाया थ्रू द डिलीवरी ट्यूब इनटू द सोप सोल्यूशन,
ये जो गैस रिलीज हुआ डिलीवरी ट्यूब से हमने जाने दिया उसको, यहाँ पे सोप सोल्यूशन था, जब ये गैस हमने यहाँ पे पास करवाया तब हमने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? हमने एक कैंडल लाई यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने एक कैंडल लाई यहाँ पे, और ये जब गैस यहाँ से बाहर निकल रहा था इट वॉज बर्निंग विथ पॉप पॉप साउंड। क्या साउंड आ रहा था? पॉप 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 ऐसा साउंड आ रहा था। तो जब भी पॉप साउंड आता है तो हमें पता है, जब भी पॉप साउंड आए तो एक चीज याद रखनी है कि पॉप साउंड मतलब कौन सा गैस है? पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। वापस बता दूं क्या क्या हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने क्या ऐड किया? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, उसके अंदर हमने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। क्या क्या? जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। ये जब डाला हमने देखा कि वहां पे कुछ बबल्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है? बबल्स आ रहे हैं, और वो बबल्स जो है अगर हमने उन बबल्स को डिलीवरी ट्यूब से पास करवाया, यहाँ पे सोप सोल्यूशन प्रेजेंट था, तो यहां से जो गैस रिलीज हुई उसके पास अगर हमने कैंडल लाई तो इट वॉज बर्निंग विथ अ पॉप साउंड। क्या साउंड आ रहा था? पॉप साउंड। पॉप साउंड आना मतलब ही क्या? कौन सा गैस प्रेजेंट है भाई? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। कंफर्मेटरी टेस्ट है कि पॉप साउंड मतलब कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एसिड्स है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ। क्या फॉर्म करने के लिए? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए। तो ये जनरल रिएक्शन है। इस वे में पढ़ोगे, इस वे में रिएक्शन याद रखोगे तो आपको कभी जो कोई भी अगर मेटल दे दे, कोई भी एसिड दे दे, हमें पता है कि इधर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही आने वाला है। तो इस वे में आपको हमेशा याद क्या रखना है? आपको जनरल रिएक्शंस याद रखनी है, बाकी आप अपने आप कर लोगे। अगर यही नहीं पता कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो भाई दिक्कत है ना। याद रखना है जब भी मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस विल बी द प्रोडक्ट्स। जैसे जिंक है, मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या मिला हमें? ZnSO4, ये सॉल्ट मिला, ये हाइड्रोजन गैस मिला। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेटा इंपॉर्टेंट है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट। क्या मिलेगा? ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है हर जगह पे। कॉमन क्या है? H2 इज कॉमन। जिंक जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? HCl के साथ। क्या मिला? ZnCl मिला, और H2 गैस, हमेशा एक सॉल्ट एक हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जिंक की जब रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड के साथ तो क्या मिलेगा? जिंक एसिटेट, और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज्ड। हर जगह पे क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कॉमन रिएक्शन क्या है अपनी? जब भी मेटल की रिएक्शन होगी एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा कि नहीं जनता? याद रहेगा कि नहीं? है ना? क्या है? जब भी मेटल की रिएक्शन होगी किसके साथ? एसिड के साथ, तब क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलेगा? विथ अ पॉप साउंड। कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है? जब कैंडल को हम लेके जाते हैं गैस के पास तो इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। यस, अभी वो भूलेंगे नहीं, अभी बच्चे वो भूलना नहीं है, ठीक है। दूसरा, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विथ एसिड्स। हमने पहला क्या देखा? मेटल्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। अभी मेटल के जो कार्बोनेट्स है, मेटल बाइकार्बोनेट्स है, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट ले लो
ये मेटल कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, ये मेटल बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, इनके साथ जब HCl की रिएक्शन होगी एक गैस इवॉल्व होता है। देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया, डाइल्यूट HCl लिया, यहाँ पे एक गैस इवॉल्व हो रही है। तो गैस जो इवॉल्व होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मिलती है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैम जैसे हमें पता चला कि जो हाइड्रोजन है ना, सुनना अच्छे से, मैम हमें पता चला कि हाइड्रोजन बर्न करता है विद द पॉप पॉप साउंड। तो हमें बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ। तो हमें, अगर हमने CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया तो हमें एक मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट या फिर हमें मिल्की व्हाइट कलर देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉप साउंड से बर्न करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करते हैं? हम देखते हैं कि इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। CO2 क्या करता है? इट विल टर्न लाइम वाटर, ये है लाइम वाटर मिल्की। Lime water turns milky white. The milkiness is due to the formation of कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए ये लाइम वाटर मिल्की मिल्की दिखता है। क्या दिखता है? मिल्की कलर का। क्लियर? क्लियर। दो चीजें याद रखनी है, हाइड्रोजन का टेस्ट और किसका टेस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन पॉप पॉप साउंड, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मिल्की। ओके, कंक्लूजन क्या है भाई इसका? कि जो हमारे कार्बोनेट्स है, जो हमारे बाइकार्बोनेट्स है, ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, दैट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो आइए इनके हम रिएक्शन देखें, है ना। वापस से इंपॉर्टेंट क्या है, याद कितना रखना है? जो मेटल कार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट और वाटर, क्या मिलता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, प्रोडक्ट्स क्या होंगे? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट्स है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड, जो अपना सॉल्ट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एग्जाम में अभी जुगाड़ बता रही हूं मैं, अगर एग्जाम में अगर ये याद ना आए तो बेटा दो प्रोडक्ट्स तो कॉमन है, कम से कम इतना तो लिख के आ सकते हो, है ना। तो भाई कुछ चीजें स्मार्टली प्ले करनी होती है आपको एग्जाम के टाइम पे, कि पूरा ही छोड़ के आ गए, नहीं, सीधा सीधा अगर H2O CO2 अगर हम इसमें से निकाल दे तो कितना बचता है वो भी तो आप लिख सकते हो भाई। क्या क्या बचा? देखो H2O निकाल देंगे अगर यहाँ से, 2H यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, है ना, तो एक H2O निकल गया, एक CO2 निकल गया, तो जो पीछे बचा वो क्या बचा? अपना सॉल्ट बचा। कुछ चीजें ऐसे भी याद करा करो, कुछ दिमाग लगाया करो, तो चीजें पढ़ने में आसान हो जाती है। हमें पता है कि कौन सी दो तीन चीजें प्रोड्यूस हो रही है, एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले प्रोडक्ट्स में क्या लिख दो? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जुगाड़ तो अपने आप हो जाता है, बाकी सॉल्ट तो हम अपने आप लिख सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब रिएक्शन होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तभी क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, H2O वाटर मिलेगा और CO2 इज प्रोड्यूस। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी लाइम वाटर के साथ, ये तो है अपना वही, क्या ये तो है टेस्ट, कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है। तो CO2 को जब लाइम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द रिएक्शन जब हम बोलते हैं कि जो लाइम वाटर है इट विल टर्न मिल्की। क्यों? Due to presence of CaCO3, it is a white precipitate. Precipitate is precipitate. आपको बेटा ये ना नाम, अच्छा अभी बता दूं,
आपको एग्जाम में क्या करना है, जब भी आप कोई रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन से आधी अधूरी लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इनके नीचे हमेशा हमेशा नोट डाउन करना है, मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक बता देती हूँ, मेंशन करना है हमें कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। जब एग्जाम में लिखो, बिना उनके नाम दिए नहीं लिखना है, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग अ रिएक्शन, बट इनके नाम भी मेंशन करने हैं। गुड मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, ऐसे ही रिएक्शन छोड़ के नहीं आने, इनके नाम मेंशन करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे भाई। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये देखने के लिए। हमने क्या किया, हमने 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने 2 ml ऑफ NaOH लिया। क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। इसमें हमने क्या किया, फिनोफ्थलीन ऐड किया। क्या किया, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन। हमने क्या ऐड किया, फिनोफ्थलीन ऐड किया। तो जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाना चाहिए। हमने देखा था कि जो फिनोफ्थलीन है, अगर बेस के साथ, है ना, बेस का टेस्ट कर रहे हैं तो फिनोफ्थलीन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक पिंक हो जाता है। अगर बेस है तो फिनोफ्थलीन कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है भाई। द सोल्यूशन टर्न्स पिंक शोइंग इट इज बेसिक। क्या क्या, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, हमें पता है NaOH इज बेसिक, है ना, पर टेस्ट करने के लिए NaOH में क्या किया, हमने फिनोफ्थलीन ऐड किया। जैसे ही फिनोफ्थलीन ऐड किया भाई, रंग बदल गया। रंग कौन सा हो गया, कलर कौन सा हो गया, पिंक कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, इट इज बेसिक, इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है भाई, इधर तक पता चल गया हमें। अभी मैम आगे बताओ, आगे अगर हमने इसमें HCl ऐड किया, अगर हमने इसमें HCl ऐड किया, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने इसमें क्या किया, इसका तो कलर पिंक हो गया था। अभी इसमें हमने HCl ऐड किया, ठीक है, इसमें हमने HCl ऐड किया। हमें पता है HCl क्या है, एसिड है भाई। तो जो पिंक कलर है उसने अपना रंग छोड़ दिया। जो पिंक कलर है वो वापस से डिसअपियर हो गया, इंडिकेटिंग ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। अभी वापस हमने क्या किया, वापस हमने NaOH ऐड किया। मैम मस्ती चल रही है क्या, हाँ यही ऐसे ही तो होता है लैब में ना बेटा, बहुत फन होता है। लैब इज रियली फन। लैब में जाओ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, ये डाला कलर चेंज, ये क्या, ओ बूम, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। क्या होता है भाई बताना मुझे, सोडियम का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो होता क्या है मुझे बताना, ठीक है। देखो देखो देखो, क्या क्या हमने वापस से NaOH डाला तो पिंक कलर वापस आ गया, पिंक कलर वापस आ गया, शोइंग दैट द सॉल्यूशन हैज बिकम बेसिक अगेन। भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमने बेस लिया, बेस के अंदर फिनोफ्थलीन डाला, फिनोफ्थलीन डाला, फिनोफ्थलीन का कलर पिंक हो गया। जो हमारा सोल्यूशन है पिंक पिंक कलर शो करने लग गया। वापस हमने क्या किया, हमें आई मस्ती कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या क्या, वापस उसमें एसिड डाला, कोई भी एसिड डालो, HCl H2SO कोई भी एसिड डाल दिया। एसिड डालने पे जो पिंक कलर था वो गायब हो गया। फिर हमें सोचा कि कैसे पिंक कलर गया, चलो हम इसको वापस बेसिक करते हैं, वापस टेस्ट करते हैं। तो वापस NaOH डाला, वापस NaOH डाला तो पिंक कलर वापस से आ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं बेटा, मैजिक है, मैजिक, साइंस का मैजिक। क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। मतलब जो एसिड है उसको ऐड करने पे बेस का इफेक्ट चला गया,
वापस से जब बेस को ऐड करने पे एसिड का इफेक्ट कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या करते एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिड कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ अ बेस एंड वाइस वर्सा। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिनोल्फ्थालीन का कलर बदलना, पिंक होना, वापस से कलरलेस हो जाना, ये सब होना कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है क्या? डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट है क्या? डेफिनेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच acid reacts with base to form salt and water। acid react करेगा बेस के साथ क्या फॉर्म करने के लिए? salt and water। important, very important। नोट पेन है कि नहीं साथ में? नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही मैम ने बोल दिया था, क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला है, वापस से लिखना है यहाँ पे हमेशा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है सॉल्ट। हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड हमें मिलता है वाटर। बेसिक से रिएक्शन है, क्या है? एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। जो अपने मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ? अगेन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। क्या है एक्सपेरिमेंट? हमने डाइल्यूट HCl को, व्हाट वी डू कि हमने डाइल्यूट HCl को कॉपर ऑक्साइड में, ये उसकी वैलेंसी होती है, कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब क्या? उसकी वैलेंसी है, रोमन नंबर में जो लिखा होता है वो। उसको एक बीकर में लिया, है ना? बीकर में CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, इसमें हमने क्या कर दिया? DiLHCl। DiLHCl, दिल HCl नहीं बोलते, डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म है बेटा कॉन्क HCl। डाइल्यूट लिखना होगा तो DiLHCl, ठीक है? डाइल्यूट HCl। ये चीजें ना बड़ी नई नई लगती है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि वाह, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। 12th में जाते जाते सब नॉर्मल है ना? ठीक है, चलो डाइल्यूट HCl लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड में ऐड किया, तो ब्लैक CO डिसॉल्व व्हाइल स्टर्निंग। ठीक है, क्या क्या? CO को डिसॉल्व कर दिया। सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन। कैसा सोल्यूशन हो गया? ब्लू ग्रीन कलर का हो गया, है ना? जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड था दैट टर्न्ड इनटू ब्लू ग्रीन। कलर चेंज इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। क्या बना? कॉपर 2 क्लोराइड बना, या फिर कॉपर क्लोराइड बना। ब्लैक CO, जो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का था, किसमें टर्न हो गया? किसमें टर्न हो गया? कॉपर, या फिर डायरेक्टली लिख दो Cu इंटू CuCl2। तो ये जो कलर है दैट इज ब्लू ग्रीन। यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन कलर। क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया भाई चेंज इन कलर। कलर चेंज हुआ, हमें पता चला रिएक्शन हुई है। तो ये क्या हुआ एग्जैक्टली? कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट। CuCl2 फॉर्म हुआ सॉल्ट और वाटर। ऑक्साइड ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के लिए, ठीक है? The blue-green color confirms the presence of Cu2 plus ions in the solution। Cu2 plus आयन की प्रेजेंस कंफर्म होती है, क्योंकि कौन सा कलर आ गया? ब्लू ग्रीन कलर। जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था दैट डिसॉल्व्ड इनटू HCl टू गिव ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड। क्लियर? ठीक है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देख लो। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जो ऊपर का है ना, इसको हटा देते, इसको हटा देते।
लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए। जो मेटालिक ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा एसिड, it reacts with acid to give salt and water. Clear? क्लियर है क्या भाई? कॉमन जनरल रिएक्शंस याद रखो, कॉमन रिएक्शंस याद रखो, अपने आप सारी रिएक्शंस आप लिख पाओगे। जनरल रिएक्शंस याद होना जरूरी है, वही लिखा है। मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू बेसिस, सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बोल सकते हैं जो अपने मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होंगे भाई? बेसिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो बिहेवियर शो करते हैं मेटालिक ऑक्साइड, इट इज सिमिलर टू क्या? बेसिस। इसलिए हम बोलते हैं कि जो अपने मेटालिक ऑक्साइड्स है दोज आर बेसिक in nature, those are basic in nature. Clear? हाँ जी। अभी आती है बारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। अगर रिएक्शन करवाते हैं हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ तो क्या होगा? तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, मान लिया, चलो इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे हम एक बेस के साथ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर प्रोड्यूस होगा। दिस इज सिमिलर टू एसिड बेस रिएक्शन, है ना? जो एसिड बेस रिएक्शन हमने पढ़ी उसी के जैसा है। जैसे वी कैन से नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, क्या देते हैं भाई? सॉल्ट एंड वाटर। पहले भी तो यही था बेटा, है ना? यहाँ पे भी तो यही पढ़ा कि मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। याद रखना है, ये भी याद रखना। एग्जाम्पल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज वाटर। ये है अपना नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड दिस इज अपना बेस। तो जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। सेम जब मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो दोनों चीजें सेम सेम है, याद ऐसे रख सकते हो। नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। हेंस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट अगेन, metallic oxides are basic in nature, non-metallic oxides are acidic in nature, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेस रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा एज प्रोडक्ट्स। याद रखोगे क्या? लिख, एक सेकेंड। ये चीज यहाँ पे ही पास में लिख दूं क्या वापस? मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। एक ही जगह पे लिख रही हूँ ताकि लर्निंग इजी हो जाए। हेंस नॉन मेटेलिक होंगे एसिडिक, मेटेलिक होंगे बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात हो रही है भाई, इनके ऑक्साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आगे देखते हैं, एसिड्स और बेसिस में चीजें कॉमन है क्या? कुछ अगर कॉमन है तो क्या कॉमन है? चलो देखते हैं। ऑल एसिड्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। दिस सजेस्ट दैट हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, ठीक है, ये हमें पता है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस
आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कॉमन है इनके बीच में कि जो एसिड्स है, जो बेसिस है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रोलाइट्स होना मतलब क्या, गुड कंडक्टर होना, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। एसिड्स एंड बेसिस बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सोल्यूशन। एसिड्स हो या फिर बेसिस हो, they will produce ions in water, hence they are good electrolytes, मतलब conducts electricity। ठीक है, हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होना होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या तो आयंस चाहिए होते हैं। तो एसिड्स भी और बेसिस भी दोनों ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। क्या होगा जब एसिड और बेस को अगर हम वाटर सोल्यूशन में ऐड करेंगे। तो देखो, वापस से एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगे कि इसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में ही समझाना चाहिए, तब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसी वे में मैंने लाया है। बस आप अपना ट्रस्ट करके लेक्चर को देखो, है ना। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट मी। बुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जितने रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़े, जनरल रिएक्शंस और उनके रिएक्शंस जितने हमने पढ़े, प्लीज एक साथ एक बुक में नोट डाउन करो, आपको बहुत हेल्प होगी आगे जाके। जितना बोल रही हूँ उतना कर दो, आपकी लाइफ सेट है भाई, आपकी लाइफ सेट है, आपका साइंस सेट है बोल सकती हूँ मैं आपके 10th का। ठीक है, देखो क्या क्या हमने सॉलिड NaCl को ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया भाई, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया। जब ये हुआ NaCl में, हमने जब एसिड ऐड किया तो HCl गैस रिलीज हुआ, फाइन, ठीक है, क्या रिलीज हुआ, HCl रिलीज हुआ। तो गैस इज टेस्टेड विथ ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। क्या क्या हमने गैस को टेस्ट किया, एक ड्राई लिटमस पेपर से और वेट लिटमस पेपर के। नो कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड विथ ड्राई लिटमस। ड्राई लिटमस रखा, ड्राई मतलब वेट मतलब क्या, भिगो के, पानी में भिगोया फिर टेस्ट किया। जो HCl प्रोड्यूस हुआ था उसकी हमने टेस्टिंग की, एक बार ड्राई लिटमस पेपर लाया, एक बार वेट लिटमस पेपर लाया। तो जब ड्राई लिटमस पेपर लाया तब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। बट जब हमने वेट लिटमस पेपर लाया, जब हमने वेट लिटमस पेपर हुआ तो ये हो गया रेड, ये हो गया रेड। हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो ब्लू लिटमस था वो हो गया रेड, इंडिकेटिंग इट is acidic in nature. This proves that HCl shows acidic behavior only in the presence of water. क्या प्रूव हुआ कि ड्राई के साथ तो एसिडिक बिहेवियर प्रूव नहीं हुआ क्योंकि लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ, बट जैसे ही हमने वेट लिटमस लाया कलर चेंज हुआ, पानी के प्रेजेंस में कलर चेंज हुआ। दिस विल प्रूव दैट जो HCl है एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, बट कब, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है। तो H+ आयंस आर प्रोड्यूस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉट इन ड्राई स्टेट। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। H+ आयंस कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एसिड्स क्या फॉर्म करते हैं, या तो H+ फॉर्म करेंगे या फिर हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करते हैं। रिएक्शन देख लो भाई, HCl जब H2O के साथ रिएक्ट किया तब क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोनियम आयन एंड एक क्लोराइड आयन। हेंस एसिड्स आयनाइज, आयनाइज मतलब क्या बेटा, आयनाइज मतलब आयंस फॉर्म करना। आयनाइज मतलब क्या, आयंस फॉर्म करना। कटायंस भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं। एसिड्स क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे ओनली इन वाटर प्रोड्यूसिंग H+ और H
3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर है? क्लियर है? हमने क्या किया, हमने देखा कि जो अपना जो एसिड है वो अगर ड्राई है, ड्राई स्टेट में ड्राई के रिएक्ट नहीं करेगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। जैसे ही हमने लिटमस को पानी में डुबो के, वाटर पानी में डुबो के वेट करके फिर टेस्ट किया, बाद में टेस्ट किया तो लिटमस का कलर चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या, H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे बट ओनली इन एक्वस सोल्यूशन एंड नॉट इन ड्राई टेस्ट। बेटा यही है, यही आपका रिएक्शन, यही है आपका रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यही दिया है, सोडियम क्लोराइड लिया हमने, इसमें हमने HCl ऐड किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डाल दो, HCl डाल दो, सॉरी ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने क्या ऐड किया, H2SO4 ऐड किया, तो कौन सा गैस रिलीज हुआ, HCl रिलीज हुआ। जब उस HCl को हमने ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो कोई भी कलर चेंज नहीं दिखा। सेम गैस को जब हमने वेट लिटमस के साथ टेस्ट किया तो अपना जो ब्लू कलर का लिटमस था वो कौन से कलर में चेंज हुआ बेटा, दैट चेंज्ड इनटू रेड कलर लिटमस। दैट प्रूव्स कि H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे बट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ड्राई स्टेट में नहीं। बस वही है, एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, H+ ions cannot exist freely, they combine with water to form hydronium ions। ये reaction HCl H2 सेम रिएक्शन है, H+ और H2 ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। हेंस एसिड्स ऑलवेज प्रोड्यूस, ये बार बार दिया है, बार इसलिए दिया है बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? क्लियर है क्या भाई? हाँ जी, हाँ जी, यस। सेम चीज होती है बेसिस के साथ, सेम चीज होती है बेसिस के साथ, जहां पे एसिड्स H+ आयंस फॉर्म करते हैं, बेसिस जो है बेटा दे विल फॉर्म OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस। एसिड्स विल प्रोड्यूस H+, बेसिस विल प्रोड्यूस OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो क्या फॉर्म हुआ, Na+OH-। सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+OH-, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम प्लस OH-। मतलब क्या भाई, OH- मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं। बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कलीज। ये मैंने पहले भी लिख दिया था, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर अल्कलीज? अल्कलीज आर नथिंग बट द बेसिस। कौन से बेसिस? जो सोल्यूबल हो किसमें, वाटर में। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस आती है, बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन से साल में कौन से रिएक्शन पूछ ले। अभी तो टाइम है बेटा, समझ लो एक चीज, जो आपको ये सिखा देना बस इतना करके चले जाओ, इतना करके चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी आपके पास टाइम है, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि आप सारी चीजें करके जाओ। बहुत टाइम है, सारी चीजें करके जाओ। जब मैं लास्ट में रिवीजन करवाती हूँ ना, तब मैं बोलती हूँ कि फोकस बेटा इस चीज पे कर लेना। अभी टाइम नहीं है, अभी इतने में फोकस कर लो, इतना रट लो, नहीं रटा है तो, इतना समझ के करो, नहीं समझा है तो, तभी मैं ये चीजें बताऊंगी। बट अभी जो बताते हैं ना कि भाई 2 रिएक्शन कर लो एग्जाम होगी, 3 रिएक्शन कर लो एग्जाम होगी, ऐसा नहीं होता। बुक दी है ना, क्यों दी है? जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया लेक्चर में, जो मुझे लगता है कि इधर से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं किया। बट चांसेस क्यों लेने, जब अपने पास टाइम है, जब चीजें हम समझ सकते हैं। अभी अपने पास उतना टाइम है कि हर एक चीज हम डे बाय डे, अगर एक सब्जेक्ट को हाफ एन आवर दे, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर हम लोग 3 आवर्स भी देना सेल्फ स्टडी को, तो भी मैं नहीं बोल रही पूरा दिन पढ़ते बैठो। 3 to 4 hours of self study is more than enough, मतलब मोर देन इनफ टू गेट गुड स्कोर। सही में, ट्रस्ट में, इतना पढ़ लोगे ना तो जरूरत नहीं है। और आपको लास्ट में पैनिक कर जाते हो, नहीं तो लास्ट में मैं भी बताती हूँ, मैं नहीं बोल रही कि मैं नहीं बताऊंगी कि ये ही इंपॉर्टेंट है, बस इस पे फोकस करो। बट कब? जब अपने एग्जाम पास में होती है, तब सर्टन चीजों पे फोकस करना है कि इसको तो छोड़ के नहीं जाओगे। बट अभी जितना मुझे लग रहा है कि इधर से क्वेश्चन आने के 2% भी चांसेस है ना, तो वो भी हम अभी तो करके ही जाएंगे, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। तो भाई जो बताते हैं कि भाई 2 रिएक्शन कर लो हो गया, ऐसे नहीं होता।
टाइम है तो यूटिलाइज करो, सब करो, टाइम है यूटिलाइज करो, जो इम्पोर्टेंट है, जो जिधर से स्लाइट चांसेस भी है क्वेश्चन आने के, वो क्यों मिस करना है ना। 1 मार्क 2 मार्क बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। पर हाँ, जब भी टाइम आएगा कि भाई अभी लास्ट का 1 महीना ही बाकी है, अभी लास्ट में जैसे मैंने लास्ट ईयर भी रैपिड रिविजन करवाया था, उसमें हम वही चीजें इंक्लूड करेंगे जिसपे हाई वेटेज हो, बट अभी सब कुछ करना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें ना समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है कि मैम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अभी सब कुछ करना है, क्योंकि अगेन अभी टाइम है, ठीक है। चलो ज्यादा लेक्चर नहीं देना, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आई होप आपको मेरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। ओके चलो भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया है, इसी फॉर्म में दिया, इसी फॉर्म में पढ़ लेंगे, इजीएस्ट थिंग है ये अपने चैप्टर की। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, बीकर में पानी लिया, फ्यू ड्रॉप्स डाले हमने H2SO4 के, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के, फिर उस बीकर को हमने क्या किया, स्वर्ल किया, ऐसे 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 हमने उसको हिलाया ताकि वो जो ये जो सोल्यूशन है वो मिक्स हो जाए। हमने बीकर का बेस टच किया और इट फील्स वार्म। क्या हो रहा है, इट शोज दैट हीट इज बीइंग रिलीज। जब भी हीट रिलीज होती है तो हम बोलते हैं दिस इज एक्सोथर्मिक। कैसे रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है। हर बार मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ, एंडोथर्मिक मतलब क्या, हीट एंटर हो रही है ना। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एग्जिट हो रही है। EX से एक्सो, EX से एग्जिट, EN से एंडो, EN से एंटर, याद रख सकते हो। अगर हम बीकर को टच कर रहे हैं और अगर हमें बीकर वार्म फील हो रहा है, गर्म लग रहा है, तो हीट बाहर निकल रही है। हीट बाहर निकल रही है मतलब कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस शोज दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड हेंस डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब भी वाटर में एसिड और बेस डिसॉल्व होता है तो ये रिएक्शन कैसी है बेटा, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है सराउंडिंग का। क्लियर, क्लियर है क्या भाई, याद रख लेना, छोटी सी ट्रिक है, बहुत हेल्पफुल होती है, कंफ्यूजन अवॉइड करने में हेल्प करती है बेटा। अभी हमें पढ़ने हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होते हैं। ऐसा भी होता है मैम, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, बिल्कुल होता है। हर एक चीज स्ट्रॉन्ग है वीक है पता कैसे चलेगा, देखो जब कोई एसिड की बात करें, हमें पता है कि जो एसिड है क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस, बेस प्रोड्यूसेस OH माइनस। ये बेसिक फंडा अपने दिमाग में क्लियर है कि नहीं, फंडा क्लियर है कि नहीं, कि जो एसिड है वो H प्लस प्रोड्यूस करेंगे, जो बेसिस है वो OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे, ये फंडा हमें क्लियर है। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो, आयोनाइज मतलब क्या, फॉर्म्स आयंस, जिसके पूरी तरह से आयंस बन जाए जब हम वाटर में ऐड करें। और ज्यादा अगर कोई एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, देखो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, आयंस बन रहे हैं, जैसे HCl है, H प्लस Cl माइनस आयंस बने, तो कंप्लीट जिसका, जो अगर HCl है तो अगर इसका पूरा आयोनाइजेशन हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स HCl के वो सब आयोनाइज होके H प्लस Cl माइनस बना रहे हैं, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो, कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करे, ज्यादा भर भर के बहुत अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑपोजिट इसका एग्जैक्टली हो जाएगा वीक एसिड। An acid which partially ionizes in water and thus produces a small amount of hydrogen ions is called as a weak acid. जो एसिड पार्शियली आयोनाइज होगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस नहीं होगा, कम H प्लस प्रोड्यूस होगा, तो ये हो गया अपना वीक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड है भाई, दिस इज योर एसिटिक
एसिटिक एसिड अपना वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली आयोनाइज होके H प्लस बनाए बहुत सारे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, पार्शियली आयोनाइज होके कम H प्लस बनाए वो वीक एसिड। मैंने उधर वीक बोल दिया क्या? आई डोंट रिमेम्बर, हो जाता है वो थोड़ा हो जाता है। चलो वापस एक बार बोल दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो जो वाटर में हम जब ऐड करेंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज होके बहुत सारे H प्लस बनाएंगे। वीक एसिड्स वो जो पार्शियली आयोनाइज होके कम H प्लस बनाएंगे, दोज आर वीक एसिड। एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड का? हाइड्रोक्लोरिक, वीक एसिड का एसिटिक एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं बेटा, सेम वे में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड होते हैं, सेम वे में स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस भी होते हैं। कंसेप्ट वही लगता है, फंडा सेम है, कुछ वर्ड्स डिफरेंट है, समझ लो। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 मिनट दे दो। देखो, बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। हमें पता है बेस होता है हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा, एसिड होगा H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। जो बेस बहुत ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करे कंप्लीटली आयोनाइज होके, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली। अल्कलीज वो बेसेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जैक्टली ऑपोजिट वीक बेसिस, बेस जो पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में और प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, इसको हम बोलते हैं वीक बेस और वीक अल्कली। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 एग्जांपल है ऑफ वीक अल्कली। समझ में आया? बहुत सिंपल सा फंडा है कि नहीं? चलो फंडा रिपीट करते हैं एक बार। क्या हुआ? एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस पढ़ते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं टू प्रोड्यूस ढेर सारे H प्लस। स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे टू प्रोड्यूस ढेर सारे OH माइनस आयंस। ये हो गया इनका फंडा क्लियर। अभी बात करते हैं वीक एसिड्स और वीक बेसिस की। वीक एसिड्स वो जो पार्शियली आयोनाइज करेंगे और कम अमाउंट में H प्लस प्रोड्यूस करेंगे। वीक बेसिस वो जो पार्शियली आयोनाइज करेंगे और कम अमाउंट में OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे। भाई क्लियर है कि नहीं? फंडा क्लियर है कि नहीं? अगर फंडा क्लियर है तो भाई एक थम्स अप दे दो, कि पता चले कि भाई नहीं, हमें चीजें समझ में आ रही है, चीजें रटने की जरूरत नहीं है, हमें चीजें समझने की जरूरत है। तो 4 चीजें, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स, वीक बेसिस, इतनी चीजें ऐसे निपटा दी हमने। तो रटने की जरूरत नहीं है भाई, समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा बताओ? अगर एसिड है तो कितना H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ। अगर बेस है तो कितना OH माइनस प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है मैम? ये आपकी पीएच स्केल है। क्या है? इट इज योर पीएच स्केल। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है। एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, बेसिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि पीएच स्केल में हम लोग पीएच मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? पीएच मेजर करते हैं। पीएच वेरी करता है फ्रॉम 0 to 14। यहाँ पे जो होगा ये इधर सब एसिडिक होगा। इस साइड आओगे तो सब एसिडिक, इस साइड जाओगे तो सब बेसिक। मतलब और पीएच ये जो 7 है ये होता है अपना न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल के इधर जाओगे तो एसिड, न्यूट्रल के इधर जाओगे तो बेस। अभी समझो,
pH of a neutral solution 7 होता है, values less than 7 on the pH scale representing an acidic solution. As the pH value increases from 0 to 14, it represents increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. भाई basic है समझो. 7 pH है वो अपना neutral है. ऐसे जाओगे 6 5 4 3 2 1 ऐसे उल्टा जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स इस साइड पे होंगे. इधर जाओगे तो ये जो है यहाँ पे जाओगे तो OH माइनस इंक्रीज होता जाएगा. OH माइनस इंक्रीज होता जाएगा तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. बेस की स्ट्रेंथ मतलब ही अल्कली की स्ट्रेंथ. न्यूट्रल पे कितना 7 के उस पार वाले सारे एसिडिक, 7 के इस पार वाले सारे बेसिक. बस इतना ही समझना है, इतना काफी है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ में पीएच का रोल क्या है, और अगर कुछ रोल है क्या रोल, पहले तो ये बताओ है क्या पीएच का रोल. आजकल तो बहुत मतलब आजकल के बच्चों को पता होता है. जो एड्स देखते हो आप, आपने जो मॉइस्चराइजर लगाया, आपने जो सनस्क्रीन लगाया, आपकी स्किन का पीएच बैलेंस कर रहा है क्या, आपके टीथ का कुछ पीएच होता है. मैम हमारे स्टमक में भी जो एसिड्स होते हैं वो भी पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. तो ये सारी चीजें मतलब पीएच का रोल तो है, पीएच का रोल तो है. ठीक है. क्या है देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या रोल है. ह्यूमन बॉडी फंक्शंस विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. हमारी बॉडी का पीएच रेंज कितना हो जाता है भाई, कितना है. ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं. 7 to 7.8. Even slight changes in the pH can be harmful to the cell and biological processes. Okay, इससे ऊपर नीचे हो गया तो सेल्स के लिए हार्मफुल होता है. Aquatic life cannot survive if pH of water becomes too acidic or basic. एक्वेटिक लाइफ पे भी पीएच का इफेक्ट होता है. अगर बहुत ज्यादा पीएच बढ़ जाता है तो भी हार्मफुल है. अगर बेसिक हो गया पानी तो भी हार्मफुल है. पानी अगर एसिडिक हो गया तो भी उनके लिए हार्मफुल है. एसिड रेन एंड पीएच, क्या नाता है इनका भाई, क्या नाता है एसिड रेन और पीएच का. रेन वाटर विथ पीएच लेस देन 5.6, 5.6 से कम पीएच वाला बारिश बरसता है. अगर 5.6 से कम पीएच वाला रेनफॉल होता है तो हम बोलते हैं ये कैसा रेन है, ये है एसिड रेन. एसिड रेन का इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे हुआ है बताना. विजिबल इफेक्ट कहां पे हुआ ना, मुझे ये कमेंट करके बताना. अगर आपको पता है तो मुझे बताना कि एसिड रेन का इफेक्ट कहां पे हुआ है. मतलब बहुत बार बातें हुई है यहाँ पे, अच्छा ये कलर चेंज हो गया इसका. बहुत फेमस चीज है, बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस. चलो वो नहीं बोलती मैं, वो आप पता करके बताना मुझे. ठीक है. तो जब भी ये पानी रिवर्स में फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, जो अपना नॉर्मल पीएच है 7 है ना, नॉर्मल पीएच है उसको लोअर कर देगा तो पानी भी एसिडिक हो जाएगा. नॉर्मल पीएच को लोअर करेगा, पानी भी एसिडिक हो जाएगा, फिर एक्वेटिक लाइफ भी हार्मफुल होगा. दिस कैन थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ. जो अपना पीएच है वो रेन, एसिड रेन पे कैसे पीएच और रिलेशन क्या है. एसिड रेन का पीएच अगर 7.6 से कम हुआ तो इसको हम बोलते हैं कि जो बारिश बरस रही है दैट इज एसिडिक. अगर वो बारिश का पानी ऑब्वियसली जाने ही वाला है रिवर्स में, तो वो जब रिवर्स में जाएगा पानी का पीएच कम हो जाएगा 7 से, और ये एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म करता है. ठीक है. आगे और देखो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ. सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ. डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट पीएच लेवल्स इन सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ. ये हमें पता है. अलग अलग प्लांट्स, हर एक, जैसे तुम्हें ही सेम खाना पसंद नहीं है ना, रोज मम्मी सब्जी रोटी दे दे, रोज अगर पिज्जा भी दिया आपका फेवरेट, रोज आपको बर्गर्स भी दिए फेवरेट, बट एक टाइम आपको ऐसा होता है ना कि आपको यही खाना चाहिए, रोज रोज अलग अलग खाना पसंद है. तो सेम वे में सारे प्लांट्स जो होते हैं सबका टेस्ट जैसा अलग होता है, सारे प्लांट्स का भी टेस्ट अलग है. कि कुछ प्लांट्स को एसिडिक पीएच चाहिए, कुछ प्लांट्स को बेसिक पीएच चाहिए, कुछ को चाहिए कि नहीं न्यूट्रल कंडीशन में ही हम भाई ठीक है ना. तो प्लांट्स वेरी करते हैं, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग पीएच रेंज चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे. तो टू एसिडिक और टू बेसिक सॉइल कैन हैम्पर द प्लांट डेवलपमेंट. टेस्टिंग सॉइल पीएच हेल्प्स फार्मर्स टू डिसाइड व्हिच क्रॉप्स टू ग्रो एंड वेदर सॉइल ट्रीटमेंट इज नीडेड और नॉट. बेसिक है भाई. इतना एग्जाम में लिख के आओगे, पूछ लिया तो भाई मार्क्स मिल जाएंगे. पीएच और इसका क्या रोल है, तो जो सॉइल है वो सॉइल से ही प्लांट
की ग्रोथ डिपेंड करती है सॉइल पे, तो बहुत ज्यादा एसिडिक और बहुत ज्यादा बेसिक होगा तो प्लांट के लिए हार्मफुल है। और जो फार्मर्स होते हैं पीएच टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि सॉइल को ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या। अगर सॉइल बहुत बेसिक हो गया है तो उसमें हम थोड़ा एसिडिक मैन्योर्स ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तब वो न्यूट्रल हो जाए। हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमें सब पता है ना। तो साइंस हर जगह पे है भाई, साइंस हर जगह पे, इवन दो फार्मर्स डोंट नो कि ये सब होता है, बट दे वेरी वेल नो कि करना क्या करते हैं। बट क्यों हो रहा है ऐसे सबको थोड़ी पता है। हम पढ़ते हैं क्योंकि भाई अपने सिलेबस में, वरना हम भी नहीं पढ़ते है ना। हम उतने नहीं, हम ये सब पढ़ते बैठे बोलते हो ना मैम उतने वेल्ले थोड़ी है ना। हमें लाइफ में बहुत सारे काम है, हमें फोन यूज करना होता है, हमें टाइम पास करना होता है ना, हमें चैटिंग करनी होती है, हमें उनको भी टाइम देना होता है बहुत सारी चीजें मैम अपने लाइफ में। हमारी लाइफ इजी नहीं है, हमें गेम्स खेलने होते हैं ओके ओके ओके, चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं एसिड्स ऑन अदर प्लैनेट्स। भाई ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंस का है फिर भी देख लो। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस कंटेन्स थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दिस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट मेक्स लाइफ इम्पॉसिबल ऑन द प्लैनेट, ठीक है। इतना याद रखना है, 2 पॉइंट्स है भाई, उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। पीएच और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पीएच और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रिलेशन है क्या? हाँ, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, वो मेंटेन करता है एसिडिक एनवायरनमेंट। हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, याद है? याद आया कि मैम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो हम बायो को तो रिलेट ही नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं होने दूंगी मैं, साइंस पढ़ा रही हूँ ना। तो भाई हमने पढ़ा था, याद आया? डाइजेस्टिव सिस्टम, HCl, स्टमक। हाँ मैम, हाँ हाँ, अभी क्लिक हुआ, अभी क्लिक हुआ। Stomach produces HCl for digestion of food, ठीक है। एक्सेस एसिड, अगर वो HCl बढ़ गया तो हो जाता है इनडाइजेशन। क्या हो जाता है? इनडाइजेशन। स्टमक में से मर उड़ाती है ना, पेट दुखता है जोर से, बस वही पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इसलिए हम यूज करते हैं, ऐसी जब सिचुएशन हो जाए, एसिड बढ़ जाए, तो हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स यूज करते हैं। तो अभी जब जाओगे मेडिकल पे, जब फार्मेसी स्टोर पे जाओगे, तब उनको बोलना, जब ऐसा होती भैया ऐसा ऐसा हो रहा नहीं, एसिडिटी होगी, नहीं बोला, बोलोगे सीधा सीधा एंट एसिड दे दो हमें, है ना। अभी पढ़े तो कुछ तो काम आना चाहिए, तो थोड़ा सा स्टाइल में सर प्लीज हमें एंटासिड दे सकते हो क्या? ठीक है। एंटासिड्स क्या होते हैं? माइल्ड बेसिस होते हैं, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को और रिलीफ देगा। हमें पता है अगर बेस आ गया तो एसिड ये जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, ये हमने पढ़ लिया है। तो जब भी एसिड इंक्रीज हो जाता है, हम क्या करते हैं? एक माइल्ड बेस को अपने टमी में डाल देते हैं, तो वो माइल्ड बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प होता है, और जो पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है दैट गेट्स रिलीव्ड। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं टूथ डीके। बचपन में बड़ी सारी चॉकलेट्स खाई है ना, जिनकी बहुत आदत थी चॉकलेट वॉकलेट खाने की, उनके दांत ऐसे हो गए होंगे, सड़ गए होंगे, है ना। क्या हो रहा है? ये क्या होता है, क्यों होता है मैम? ये टूथ इनेमल जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड। किससे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड गेट्स करोडेड। ये करोड़ हो जाता है अगर पीएच 5.5 से कम हो। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट इधर रही, हम बोलते हैं ना टीथ को क्लीन करो, टीथ को क्लीन करो, क्यों? ताकि बैक्टीरियाज ना रहे, जर्म्स ना रहे। बट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपने ओरल कैविटी है उसका भी पीएच मेंटेन करना इज इंपॉर्टेंट। अगर पीएच में गड़बड़ हो गई तो ये हाल होता है। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स आफ्टर ईटिंग शुगर फूड रिड्यूसिंग पीएच। अभी बैक्टीरियाज होंगे, खाना रखोगे ऐसे ही, टीथ को क्लीन नहीं किया, खाना ऐसे ही चिपका है मुंह में, तो क्या होगा? बैक्टीरियाज होंगे, वो फीड करेंगे। तो जब वो खाना वाना खाएंगे, वो आपका जो मुंह में लगा हुआ खाना वो खाएंगे, तो क्या होगा? एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो एसिड है वो पीएच जो है उसको कम कर देता है। तो टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में एंड हेल्प न्यूट्रलाइज एसिड प्रिवेंटिंग डीके। ठीक है। टूथपेस्ट की कंसिस्टेंसी, टूथपेस्ट कैसे होते हैं? दोज आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो क्या करेंगे? एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है। अभी नेचर में ना केमिकल डिफेंस की एक बड़ी
ये है क्या कि हम तो पता है हमारे पास हाथ पैर सब है, हम आराम से अगर कोई कोई ऐसा छू के भी जाए तो संग करके लगा के देते हैं। बट अभी ये जो हनी बीज है, जो नेटल प्लांट है, उनके पास क्या है ऐसा, वो कैसे खुद को डिफेंस करेंगे, वो खुद का डिफेंस कैसे करेंगे? तो उनको नेचर ने बड़ी अच्छी एक ट्रिक दी है, उनको बड़ी अच्छी एक प्रिविलेज दी है। क्या प्रिविलेज है भाई? देखो, बी स्टिंग जो होता है, हनी भी काटी है कभी, है ना? हनी भी काटी है कभी? इसकी शक्ल से ही काटने वाली लगती है ना? हनी भी काटी है कभी? नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक ब्लैक दिख नहीं रहा था। हाँ, ये इसका जो स्टिंग होता है भाई, हनी बी का जो स्टिंग है ना, वो कॉज करता है पेन, इरिटेशन। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसमें होता है एसिड, उसमें एसिड होगा जो पेन और इरिटेशन, जैसे ही हनी बी का आपको स्टिंग लगता है तब क्या होगा? हनीबी when the honeybee will sting you, तब क्या, वो बाइट नहीं करता है ना, मतलब ना कि मधुमक्खी काटी नहीं, उन्होंने स्टिंग मारा, उन्होंने सिर्फ स्टिंग किया आपको, है ना? वो दांत से नहीं काटते, वो दांत से नहीं काटते, ह्यूमंस थोड़ी है तो वो जो स्टिंग करता है तब उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो अभी वो पेन करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर कहीं पे एसिड प्रेजेंट है, क्या करो? बेस लगा दो। तो अप्लाइंग बेकिंग सोडा, माइल्ड बेस जो होता है, इट विल गिव रिलीफ। बेकिंग सोडा इज HCO3। जो नेटल प्लांट होता है, ये जो नेटल प्लांट है, उसके जो हेयर्स है, ये इंजेक्ट करते हैं मिथियोनिक एसिड, कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन। जब उनके साथ मस्ती करने जाओगे, कौन सा एसिड रिलीज करेंगे? मिथियोनिक एसिड रिलीज करेंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी। बट हमें मैम क्योर पता है, हम क्या करेंगे? उसमें बेकिंग सोडा लगा देंगे तो जो एसिड का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो हम सही हो जाएंगे। ठीक है, ये बेटा, ये है केमिकल डिफेंस जो नेचर यूज करता है टू प्रोटेक्ट, कि जो हनी बीज है वो उनको डिफेंस करने के लिए, नेटल प्लांट्स है वो उनके डिफेंस के लिए क्या यूज करते हैं? ऐसे क्या बोलते हैं इसके, ऐसी अतरंगी ट्रिक्स जो उनको नेचर ने दी है, ऑलरेडी उनको जो नेचर ने प्रिविलेज दिया है वो यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द शैतान्स लाइक अस, है ना? ओके, चलो, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुछ करो करो नहीं करो, ये तो करना है ना? ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी IMP, VVIMP लिख लो। देखो, विनेगर है, नेचुरल सोर्स है विनेगर। कौन सा एसिड होता है विनेगर में? याद रखना है, विनेगर में होगा एसिटिक एसिड। नेचुरल सोर्स क्या है? सार मिल्क, जो कर्ड होता है, दही होता है ना, दही, दैट इज द नेचुरल सोर्स। और एसिड, लैक्टिक एसिड, देखो ये है, ये 1 2 सार मिल्क, लैक्टिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड। ऑरेंज, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? याद रखना है, ठीक है? ठीक है, विनेगर कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड। मिल्क कर्ड कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ऑरेंज जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। लेमन जो है इसमें भी सिट्रिक एसिड, कॉमन लिख दो OL, OL मतलब OLC, OLC लिख दो, मैंने ऐसे याद रखा था। O मतलब ऑरेंज, L मतलब लेमन, दोनों में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड। जो टैमरिंड है, टर्मरिक नहीं है बेटा, टैमरिंड है। टैमरिंड मतलब क्या? इमली होती है ना, इमली, दैट इज टैमरिंड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, T से टैमरिंड, T से टार्टरिक एसिड। जो एंट का स्टिंग है बेटा, देखो स्टिंग्स दोनों साथ में याद रखना, नेटल का स्टिंग, एंट का स्टिंग, एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, दोनों में प्रेजेंट होगा मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। टोमेटो जो है उसमें प्रेजेंट होगा क्या? ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। विनेगर एसिडिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, ऑरेंज लेमन दोनों ही सिट्रिक एसिड, दोनों सेम दिखते हैं, ऐसे याद रखो कुछ चीजें विजुअलाइज करके। ऑरेंज भी सर्कल, ऑरेंज कलर का, लेमन भी सर्कल, येलो कलर का, तो वो जो दोनों है उनमें C सिट्रिक एसिड प्रेजेंट
होगा, उनमें क्या एसिड प्रेजेंट होगा। मैंने तो बेटा ऐसा अदरक की चीज है, ओ ऑरेंज, लेमन, अगर इनको हाफ किया तो क्या बन जाता है, सी, सी से क्या, सिट्रिक एसिड। दो तो लर्न हो गए। एंट और नेटल दोनों के स्टिंग्स में, दोनों के स्टिंग की बात आए तो कौन सा, मिथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड। दो ये हो गए, विनेगर, एसिटिक एसिड, सार मिल्क, लैक्टिक एसिड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 8th में पढ़ा है हमने लैक्टिक एसिड, है ना, 8th में पढ़ा है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, तो ये तो लर्न हो गया ऑलरेडी। विनेगर का एसिडिक एसिड, टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक एसिड, टोमेटो का ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो ऐसा होता है ना, टोमेटो ऐसा होता है तो ऑक्सैलिक, टोमेटो का ओ से ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे याद रख लो, थोड़ा दिमाग लगा के लर्न करो, चीजें अपने आप फटाफट लर्न हो जाती है, ठीक है। ओके चलो, एसिड्स हो गया, बेसिस हो गया, अभी हम बारीक बात करेंगे लास्ट चीज की, दैट इज सॉल्ट्स, है ना। चैप्टर के 2 पार्ट्स हो गए, एसिड्स, बेसिस, अभी हम बात करेंगे किसकी, सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट क्या है भाई, सॉल्ट कैसे फॉर्म हुआ, सॉल्ट कैसे फॉर्म हुआ, a salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal. और भी salts are formed when acids react with bases, हमने देखा ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जितनी बार बेटा चैप्टर आगे आगे बढ़ते जाता है ना, उतनी बार पीछे की चीजें याद करना, ध्यान में रखो कि ऐसी चीज आई, अच्छा मैम ने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको अलग से लर्निंग टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे आगे पढ़ते जाते हो तब पहले की चीजें रिलेट करते जाते हो। जैसे अभी हमने बताया कि जो बी स्टिंग है, नेटल स्टिंग है, मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है ना, जो उसमें मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें अगर हमने क्या किया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिड था, बेस लगाया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, न्यूट्रल हो गया। तो ऐसी चीजें रिलेट करना सीखो। अभी बेटा इनके ना फैमिलीज होती है, जैसे हमारी फैमिलीज नहीं होती वैसे इनकी भी फैमिलीज होती है, तो उनका यहाँ पे पढ़ लो। देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लोराइड्स, उनको क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं सल्फेट। जो सॉल्ट्स होते हैं नाइट्रिक एसिड के उनको बोलते हैं नाइट्रेट्स। जो सॉल्ट्स होंगे कार्बोनिक एसिड के उनको बोलेंगे कार्बोनेट्स। जो सॉल्ट्स होंगे एसिटिक एसिड के उनको बोलेंगे एसिटेट्स, ठीक है। ये सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स है उनको क्या बोलेंगे, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स है क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड एसिटेट्स। अभी जैसे फैमिलीज होते हैं, सॉल्ट की भी फैमिलीज होती है, मैंने बताया। देखो क्या है ये, सॉल्ट्स हैविंग द सेम कैटायन, है ना। कैटायंस क्या होते हैं भाई, ये दो चीजें पता होनी चाहिए, पहले भी बताया है। कैटायंस पॉजिटिव आयंस और दूसरे होते हैं अपने एनायंस जो होते हैं नेगेटिव आयंस। तो जो कैटायंस है, सॉल्ट्स हैविंग द सेम कैटायन और द सेम एनायन बिलोंग टू द सेम फैमिली। जो सॉल्ट्स के सेम कैटायंस होंगे वो एक फैमिली में, जो सॉल्ट्स के सेम एनायंस होंगे वो एक फैमिली में, है ना। तो उनकी फैमिलीज ऐसे उनको डिस्टिंग्विश किया है। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बोथ कंटेन द सेम कैटायन, है ना, Na+Cl-, तो ये कैटायन बना, इसमें भी Na+ बनेगा, तो दोनों में सेम कैटायन है, तो ये दोनों सेम सोडियम सॉल्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर दोनों में सेम कैटायंस है तो बोथ बिलोंग टू द सेम सोडियम सॉल्ट फैमिली। यहाँ पे देखो NaCl इसमें Cl- है, KCl इसमें Cl- है, तो बोथ कंटेन्स द सेम एनायन, दोनों में Cl- है, दोनों में Cl नेगेटिव है, तो बिलोंग टू द क्लोराइड सॉल्ट फैमिली। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्लोराइड सॉल्ट फैमिली को। मैम इनके फैमिलीज क्यों पढ़ने, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ने बताया कि पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है ना। ऐसे क्वेश्चन आते रहते तुम्हारे दिमाग में, तो आंसर एक ही है, एनसीईआरटी में दिया है तो करना है, ठीक है। सॉल्ट फैमिली इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द common ions Na+, K+, Cl-, SO4 2- etc. shared among the different salt। आ गया समझ में, जो salts सेम आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो एक फैमिली के होते हैं, बोलते हैं ना सेम नेचर वाले,
एक जगह पे, अलग अलग ग्रुप बनाओ, सेम नेचर वाले अलग, दूसरे नेचर वाले अलग, जिनका नेचर अलग है वो एक फैमिली में, जिनका दूसरा नेचर है वो दूसरे फैमिली में, तो जो सेम आयंस प्रोड्यूस करेंगे, सेम कैटायंस प्रोड्यूस करेंगे वो एक फैमिली में, सेम टाइप ऑफ एनायंस प्रोड्यूस करेंगे वो एक फैमिली में। ठीक है, तो ये जो दो सॉल्ट्स है वो क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट है, ये जो दो सॉल्ट्स है वो सोडियम सॉल्ट फैमिली के है। वही इतना काफी है, इतना उनकी फैमिली के बारे में जानना काफी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच किसका, सॉल्ट्स का। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, है ना, बहुत सारे सॉल्ट्स का एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो पीएच कितना होना चाहिए न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल के लिए पीएच होता है 7। बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस कॉल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशंस को हम अल्कलाइन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। देख लो, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा न्यूट्रल है, पीएच 7 है। अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है पीएच 6 है, 7 से कम है मतलब ये एसिडिक है। सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होगा उसका पीएच होगा मोर देन 7, 9 है, 7 से ज्यादा है मतलब ये बेसिक है, अल्कलाइन है। क्लियर, क्लियर। जो एग्जाम्पल आपको बुक में थ्योरी के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में दिए, सिंपल वे में लिख के दे रही हूँ, सिंपल वे में, इस वे में आप इजीली 2 मिनट में लर्न कर सकते हो। हर एक चीज को कैसे पढ़ना है बेटा वो मैंने दे दिया है, पढ़ना आपको है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा लास्ट में। Salts of strong acids and strong base are neutral with pH value of 7। ठीक है, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उनका जो पीएच होगा उसका क्या होगा, 7 होगा, दैट इज अ न्यूट्रल पीएच। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, हम बोलते हैं ना एसिड और बेस, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, एस ए लिख रही हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच कितना होगा, 7। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच कितना होगा, 7। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसके सॉल्ट्स आर एसिडिक और पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7। लेस देन 7 है मतलब हमें पता है कैसा है, एसिडिक है। दोनों स्ट्रॉन्ग SaSb 7 स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगी तो पीएच होगा लेस देन 7 मतलब इट इज एसिडिक। थर्ड salts of strong base and weak acid are, इसका पीएच होगा मोर देन 7 है तो इट इज बेसिक। 3 चीजें शॉर्ट में निपटा दी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच होगा 7 मतलब न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच होगा लेस देन 7 मतलब एसिडिक। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेंगे तो जो इसका पीएच होगा विल बी मोर देन 7 दैट इज बेसिक। तीनों चीजें क्लियर है। पीएच के डिफरेंशिएट में कैसे करते हैं, पीएच के हिसाब से सॉल्ट्स को कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है, क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज सोडियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट दिख रहा है बेटा, ध्यान से समझना होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या, पहले तो ये समझो कि ब्राइन मतलब क्या। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब मैंने बता दिया था कोई भी सोल्यूशन में, है ना, जब हमने पहले भी पढ़ा है कोई भी सोल्यूशन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो जो ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है NaCl इन वाटर, है ना, NaCl को वाटर में ऐड किया, NaCl का सोल्यूशन दैट इज ब्राइन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द ब्राइन इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी इस ब्राइन सोल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा।
फिर हमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रखना है, कैथोड पे देखो ये ब्राइन है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया बैटरी बैटरी कनेक्ट करके, एनोड पे कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे कैथोड पे। इंपॉर्टेंट जितना है उतना ही दिया है। एनोड जो होता है दैट इज पॉजिटिव, दिख रहा है, एनोड जो है दैट इज पॉजिटिव, जो अपना कैथोड जो है दैट इज नेगेटिव। एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी मुझे बताओ जो NaCl है ये किस में स्प्लिट होता है, Na प्लस और Cl माइनस में। NaCl है वो किस में स्प्लिट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, NaCl के टुकड़े होंगे इनटू Na टुकड़े होंगे, मतलब बोलने का तरीका बेटा, इमेजिन मत करना सॉल्ट टूट रहा है ना। NaCl विल ब्रेक डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। तो मुझे बताओ कि जो अपना एनोड है जो पॉजिटिव है वहां पे क्या आना चाहिए, वहां पे क्या कलेक्ट होना चाहिए, वहां पे ऑब्वियसली क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते कि नहीं, है ना। तो एनोड पॉजिटिव है तो क्लोरीन गैस वहां पे मिलेगा। कैथोड नेगेटिव है तो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन। क्या मिलेगा यहाँ पे मिलता है हमें हाइड्रोजन। इन दिस सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म क्या होता है, NaOH। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। एनोड पॉजिटिव है तो क्लोरीन गैस हमेशा कहां पे मिलेगा, इन द एनोड, टुवर्ड्स द एनोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव में क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव में हमें मिलेगा क्लोरीन। क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा। बेटा ये ना समझाने के लिए दिया है, Cl नेगेटिव होता है, याद रखने के लिए दिया है। Cl नेगेटिव कहां पे अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन गैस पे। क्लियर। एट कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इन द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ना, एक कैथोड है एक एनोड है, ठीक है, वहां पे अपना अपना गैसेस मिल गए। एनोड पे मिला हमें क्लोरीन गैस, कैथोड पे मिला हमें हाइड्रोजन गैस। तो सोल्यूशन में क्या रह गया, सोल्यूशन में रह गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन देखो, NaCl प्लस H2 NaOH Cl2 प्लस H2। ये याद रखना है, ये तो बस याद करने का तरीका था। ठीक है, याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन क्या होता है ये बता दिया। ठीक, ओके। अभी जो सॉल्ट्स होते हैं उनका हमें देखना है यूजेस क्या है, ब्लीचिंग पाउडर ये वो, है ना। जो ब्लीचिंग पाउडर है भाई बहुत बार सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो हमें क्लोरीन गैस मिला उसको हम यूज करेंगे किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब वो जो हमें क्लोरीन मिला था, है ना, हमारा जो एनोड पे हमें क्लोरीन मिला था, तो वो क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा विथ स्लेक्ड लाइम तो हमें मिलता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। यूज कहां पे होता है भाई, यूज कहां पे होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ठीक है, कॉटन लिनन के ब्लीच करने में यूज होता है, वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री में भी यूज होता है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। यूजेस डायरेक्टली दिए हैं, इतने यूजेस करके जाओगे, इट्स मोर देन इनफ। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा की। मैम हमने ना पकौड़ास खाया है ना, खाया कि नहीं, हाँ, पकौड़ास खाया है, ब्रेड्स खाई है हमने केक्स खाए हैं। तो बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज होता है, बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज होता है,
चीजों को क्रिस्पी 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 पकौड़े खाए कि नहीं, उसमें मम्मी जो ऐड करती है दैट इज बेकिंग सोडा। वो व्हाइट व्हाइट होता है ना, देखना किचन, सबके किचन में मिल जाएगा, सबके किचन में मिल जाएगा, पकौड़ा बनाने के टाइम पे यूज होता है। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास एक्सेट्रा। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट ये है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, पकौड़ा बनाने में यूज होता है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। हमें फॉर्मूला पता है NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम कार्बोनेट एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। NaCl H2O CO2 अमोनिया की रिएक्शन होगी तो NH4Cl और NaHCO3 मिलता है। ठीक है, रिएक्शन याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। हमें क्या मिलता है, NaHCO3। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट। अभी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अगर फर्दर हीट करें तो हमें ये मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। बेटा H फर्क इतना ही है, NaH मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। H नहीं हुआ तो सोडियम कार्बोनेट, इतना याद रखो, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज होगा टू गिव सोडियम कार्बोनेट। इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड्स में भी यूज करते हैं। बीइंग अल्कलाइन न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। देखा हमने, जब एसिडिटी होती है, HCl इंक्रीज हो जाता है तो हम एंटासिड लेते हैं, तो एंटासिड सोडियम कार्बोनेट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एंटासिड। ठीक है, इसको ही बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट बारी आती है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग सोडा। कैसे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। कहां से ऑब्टेन हुआ, हमें फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। देखो हुआ क्या, हमने बेकिंग सोडा था, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हमने हीट किया तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम जब रिक्रिस्टलाइज करेंगे, इसके क्रिस्टल्स फॉर्म करवाएंगे तो हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा। क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। तो इधर फॉर्मूलाज के साथ लिख दूं, मैं फॉर्मूलाज के साथ लिख देते हैं। बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और फाइनली इसका जब रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तो हमें मिलेगा Na2CO3.10H2O। ये याद रखना है, ये एकदम सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सिंपल वे में कोई नहीं बताएगा, ये सिंपल है एकदम। सोडियम बाइकार्बोनेट हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिला, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया तो वॉशिंग सोडा मिला, दैट इज Na2CO3.10H2O, है ना। इसमें वाटर ऐड करो, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर ऐड किया तो कुछ नहीं बेटा, ये जो होता है ना, ये आगे मैं पढ़ाऊंगी, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बस जो प्लस है उसको हटा के क्या कर दो, डॉट लगा दो, प्लस को हटा के क्या कर दो, डॉट हटा दो, लगा दो। हमें पता है बेकिंग सोडा, अगेन चलो, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको हीट किया, हमें क्या मिला, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया, वाटर ऐड किया तो क्या मिला, Na2CO3.10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। अभी इसके यूज क्या है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा जहां जानता है वॉशिंग सोडा का क्या यूज है भाई। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स फॉर्म करने में हेल्प करता है, यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। हमें पता है किस लिए यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक डेली लाइफ में यूज करते हो ना,
वॉशरूम क्लीन करने के लिए, टाइल्स क्लीन करने के लिए, किचन वेयर क्लीन करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर पे पूछ लेना मम्मी को कहाँ कहाँ यूज करते हो मम्मा। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब बेटा जो वाटर जो होता है ना, हार्ड वाटर मतलब क्या, उसका टेक्सचर हार्ड होता है? नहीं, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये फ्लो चार्ट याद कर लो, यू आर गुड टू गो। किधर से क्या मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम पीओपी। मैम हमें पता है पीओपी क्या होता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके यूजेस तो हमें बहुत अच्छे से पता है, यूजेस तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बट इसको बोलते क्या है केमिकली ये नहीं पता। बड़ा केमिकली इसको नाम दिया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। क्या है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जो जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस बेटा क्लियरली दिख रहे हैं, यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, यस बिल्कुल यूज होता है। ब्लैक बोर्ड का चौक बनाने में, है ना, स्टैचूज बनाने में यूज होता है। पीओपी इज यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस लाइक, पता है ना, सीलिंग्स बनाते हैं वॉल के, है ना, डिजाइन देते हैं, टेक्सचर देते हैं, उसमें यूज होता है। स्मूथ करने में टेक्सचर को हेल्प करता है, एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है मैम पीओपी के क्या यूजेस है, अपने हिसाब से भी लिख के आ गए तो कोई गलत नहीं देने वाला है। पीओपी में याद क्या रखना है, इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक जो अपना है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सुनने में कितना रॉयल लग रहा है। होता क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देयर आर सम सॉल्ट्स which contain a few water molecules on an essential part of their crystal structure. कुछ सॉल्ट्स में water is present as a part of their crystal structure. The water molecule which form part of the structure of a crystal are called water of crystallization. हमने देखा C, यहाँ पे देखा CuSO4 0.5 H2O, तो ये जो 0.5 H2O है दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये है ना CuSO4 0.5 H2O, तो ये जो है दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसमें अगर वाटर ऐड हो रहा है तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है वाटर के साथ, क्या हो रहा है? जस्ट वाटर इज लूजली attached. Water is loosely attached. 5 water molecules are present in the formula, in one formula unit of copper sulfate. Same way में यहाँ पे कितना है? हाफ H2O, ये भी water of crystallization। और जगह कहां पे देखा था हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वॉशिंग सोडा में 10 H2O कितने यूनिट है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर? ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखा बेटा, ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है इसमें से अगर सेपरेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हीट कर दो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। H2O ऑब्वियसली इवेपोरेट हो जाएगा। टॉन्ग्स है, ये एक्सपेरिमेंट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, बट ये इतना पढ़ लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बहुत है। एक्टिविटी सीरीज, अभी मैं आपको ये एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम लोग एक्टिविटीज सारे अलग से पढ़ेंगे। एक चैप्टर के एक्टिविटीज, इसमें तो मैंने समझा दिया है थ्योरी के फॉर्म में, बट एक्टिविटीज किस फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स किस फॉर्म में किए गए हैं, रिजल्ट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये जो है उधर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जो एक्टिविटीज करवाने वाली हूं मैं वो स्किप मत करना, एक्टिविटीज स्किप मत करना, आपका रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में, प्लस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी आएंगे उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स वुड बी 0 अगर एक्टिविटी सीरीज फॉलो कर ली तो। ठीक है, ओके चलो, ओके ये लास्ट टॉपिक था भाई अपना, दैट वाज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
इसी के साथ हम लोग चैप्टर को एंड कर देते हैं, है ना। इतना ही है चैप्टर में, इतना ही है। जो बोला, जितना बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। अभी मैंने बोला था बुक लेके बैठना, पेन लेके बैठना, नोट्स बनाना, बट मुझे पता है सब बच्चे नहीं बनाते, तो भाई नोट्स आपको मिल जाते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे। फॉलो कर लो एरीज एडू, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे एसीसी भी मिल जाएगा। जिनको नहीं पता एसीसी क्या है, जाओ विजिट द चैनल, देखो एसीसी क्या है। बड़ी ही काम की चीज है, बड़े ही काम की चीज है, 10 मिनट रिवीजन वाली चीज है, ठीक है। ओके ओके, सारी चीजें जितना बोला बेटा उतना फॉलो करते जाओ। जो मैंने बोला है कि अभी टाइम है, सारी चीजें अच्छे से करते जाओ। अभी ऐसे घाई घाई में पढ़ाई मत करो, जल्दी जल्दी में करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से सारी चीजें करते जाओ, आपके पास टाइम है, ठीक है। इसके साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस, कीप स्टडिंग।